हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं एंड दैट इज़ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट इतना बेसिक है, इतना कोर सब्जेक्ट है कि आप चाहे एसएससी जेई गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। और ये सब्जेक्ट फाउंडेशन है, बेस है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, पावर प्लांट, इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करूँगा, पहले तो देखिए, इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं। इस सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर है जो मैं आपके साथ डिटेल्ड वाइज कंसेप्चुअल वे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगा। अभी मैं आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर पीपीटी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस करेंगे वो मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और एग्ज़ाम से पहले पूरी थर्मोडायनेमिक्स और पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बोर्ड पर कराना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं लाइव क्लासेस लूँगा। लाइव क्लासेस में आप मुझसे इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और बाकी जो भी सब्जेक्ट मैं कवर करूँगा उनके रिगार्डिंग आप मुझसे जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर है 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं, गेट में जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, और एसएससी जेई और दूसरे जेई एग्जाम जितने भी आपके टेक्निकल पीएसयू एग्जाम हैं, वो सारे मैं आपको बोर्ड पे डिस्कस करूंगा कंसेप्ट वे में। और जब वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो टोटल 10 चैप्टर है हमारे पास इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखिए, फर्स्ट चैप्टर से दैट इज हमारा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें क्या पढ़ना है हमें, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। इसके बारे में हमें पढ़ना होगा कि क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, और बाउंड्री का क्या रोल है। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है बाउंड्री। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि बाउंड्री आपकी रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, फिक्स हो सकती है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम सिस्टम के टाइप्स देखेंगे कि सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमें थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए जो हमारे पास अप्रोच होती है, बेसिकली 2 अप्रोच होती है, एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। हम बेसिकली मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को पढ़ते हैं, तो हमें इन अप्रोच के बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ से भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। गेट एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता। गेट एग्जाम का जो बेसिक पूछना है, गेट एग्जाम जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए, हमें क्या पढ़ना होगा, स्टेट क्या होती है, चेंज ऑफ स्टेट कैसे होती है, कोई प्रोसेस आप किसे कहोगे, और साइकिल किसे कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमें देखने हैं। अभी देखिए, फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए आपके पास मैंने आपके साथ मेंशन किया स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल, ये हम देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। फिर हम देखेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसे कहेंगे, क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। प्योर सब्सटेंस हमें पढ़ना होगा। प्योर सब्सटेंस तो फ्रेंड्स, प्योर सब्सटेंस का एक अलग से चैप्टर है हमारे पास। प्योर सब्सटेंस को हम अलग से डील करेंगे, और यही सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन रहेगा आरएसी के लिए, पावर प्लांट के लिए, आपका आईसी इंजन के लिए। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ भी आपके बेसिक रहेंगे, ये भी आपकी फाउंडेशन है। पर प्योर सब्सटेंस अगर नहीं समझ में आया तो आपको पावर प्लांट समझना, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग समझना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखिए, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम, हमें कंटिन्यूअम के कंसेप्ट को समझना होगा। तो यहाँ तक होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ये मैं आपको पूरा डिटेल डिस्कस करूँगा, पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं अब सेकंड चैप्टर कौन सा है हमारा। सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा दैट इज टेम्परेचर। सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा टेम्परेचर। इसमें हमें क्या पढ़ना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पढ़ना होगा। थर्मोडायनेमिक्स के इस लॉ को जीरोथ लॉ क्यों कहा गया, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेम्परेचर की मेजरमेंट, टेम्परेचर को आप मापते कैसे हो। देखिए, कोई भी क्वांटिटी अगर आप उसे मेज़र नहीं कर सकते तो उस क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम इंजीनियर हैं, हमें उस चीज़ को मेज़र करना आना चाहिए। जो भी क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं उसे मेज़र करना आना चाहिए कि एक क्वांटिटी की मेजरमेंट, क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालना आना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना आना चाहिए। हम थर्मोडायनेमिक्स के जो ये थर्मोमीटर्स का कंपैरिजन करेंगे, हमारे पास जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन, केल्विन, और हमारे पास अलग अलग थर्मोमीटर्स है, उनका हम लोगों को कंपैरिजन करना होगा। टेम्परेचर स्केल्स हमें देखना है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, यहीं पर आएंगे आपके डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन, ये आपके टेम्परेचर स्केल है, ये आपके टेम्परेचर स्केल है। थर्मोमीटर में कंपैरिजन ऑफ थर्मोमीटर, हम आइडियल गैस थर्मोमीटर, प्रेशर वॉल्यूम, बहुत सारे हमारे पास आएंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद हमें देखना होगा आइडियल गैस, ये होता है हमारा सेकेंड चैप्टर, आइडियल गैस। यहाँ तक हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे गेट में क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, गेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब देखिए थर्मोडाइन, ये वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर, दैट इज द थर्ड चैप्टर। अब वर्क ट्रांसफर क्या होता है, पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क किसे आप कहोगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हमें देखनी है, जैसे हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, बहुत सा एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, इनके बारे में बेसिकली 5 ही होती है हमारे पास। उसके बाद वर्क कैलकुलेशन, इन सभी प्रोसेसेस के लिए जो मैंने बताई है, इन सभी के लिए आपको वर्क निकालना होगा। फ्री एक्सपेंशन विद जीरो वर्क ट्रांसफर, ये आपको देखना है कि फ्री एक्सपेंशन हाईली इरिवर्सिबल, फ्री एक्सपेंशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा, ये भी डिस्कस करूंगा मैं। हीट ट्रांसफर हम लोग देखेंगे, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो ये होता है हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर देखते हैं फोर्थ चैप्टर हमारे पास क्या आता है। फोर्थ चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ चैप्टर हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें निकालना होगा क्लोज सिस्टम के लिए, कि क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम के लिए हमें देखना होगा। हमें देखना होगा स्टेडी फ्लो प्रोसेस, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट हो चाहे वो IES हो। PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये हमें देखना होगा। डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ टैंक, किसी टैंक को खाली करना या फिर भरना, डिस्चार्ज करना, खाली करना, चार्ज करना, उसे भरना, ये सब हमें देखना होगा। ये है हमारा बेसिकली फोर्थ चैप्टर। यहाँ पे हमारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ चैप्टर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पढ़ना है यहाँ पर। देखिए जो सेकंड लॉ है, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का है, वो जो एनर्जी है उसे क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वांटिटी की एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्वांटिटी के बेसिस पर हमें बताता है। लेकिन जो सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ एनर्जी की क्वालिटी बताएगा, हमें बताएगा कि जो हीट होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है, जो वर्क होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होता है। यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस करना होगा क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। हमें देखना होगा साइकिल हीट इंजन, साइक्लिक हीट इंजन, एनर्जी के रिजर्वायर्स, हमारे पास सोर्स, सिंक, ये हमें देखना होगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें कवर करना होगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बेसिकली हीट इंजन के लिए यूज़ की जाती है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर देखिए क्लोसियस स्टेटमेंट हमें देखनी होगी। क्लोसियस स्टेटमेंट क्या कहती है, जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए यूज़ की जाती है। क्लोसियस स्टेटमेंट जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में हमें बताती है, अच्छे से रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के बारे में बताएगी। कार्नोट साइकिल हमें देखनी होगी। कार्नोट साइकिल क्या होती है, टी साइलेंट रहता है तो कार्नो साइकिल इसे कहा जाता है, कार्नो साइकिल। कार्नोट्स थ्योरम के बारे में हमें पढ़ना है। कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें देखना है। टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबिलिटी के टाइप्स हमें देखने होंगे, किस किस टाइप की होती है। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। आप SSC JEE भी दोगे ना, वहाँ पर भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 6th चैप्टर। तो हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ तक। अब देखते हैं 6th चैप्टर कैसा है। 6th चैप्टर है एंट्रोपी। क्लोसियस थ्योरम हमें इसके अंदर पढ़ना है। 6th चैप्टर एंट्रोपी, उसके अंदर हमें क्लोसियस थ्योरम पढ़ना होगा। 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ जो होते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, हमें इसके बारे में देखना है। इसकी डेरिवेशन होती है, मेंस एग्जाम में इसकी डेरिवेशन आ जाती है। इसका एडवांटेज, इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एंट्रोपी की डेरिवेशन हमें करनी होगी। TS डायग्राम हमें देखना होगा, TS टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। एंट्रोपी जनरेशन फॉर क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, दोनों के लिए, चाहे वो क्लोज सिस्टम हो चाहे वो ओपन सिस्टम हो, एंट्रोपी को जनरेशन वो हमें देखना होगा। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ कंबाइंड। अब हम फर्स्ट लॉ भी पढ़ चुके हैं, सेकेंड भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें एंट्रोपी के अंदर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कंबाइंड करके यहाँ पर प्रॉब्लम्स करनी होगी। तो ये हमारा 6th चैप्टर कवर हो जाता है यहाँ तक। अब देखते हैं फ्रेंड्स 7th चैप्टर दैट इज अवेलेबल एनर्जी,
अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। अवेलेबल एनर्जी क्या होती है ये देखना होगा। क्वालिटी ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे। मैक्सिमम वर्क इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, कि किसी रिवर्सिबल प्रोसेस से आप कितना मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हो वो देखना होगा। रिवर्सिबल वर्क बाय अ ओपन सिस्टम एक्सचेंजिंग, रिवर्सिबल ओपन सिस्टम से कितना रिवर्सिबल वर्क एक्सचेंज किया जा सकता है हमें देखना होगा। यूजफुल वर्क, डेड स्टेट क्या होती है, अवेलेबिलिटी हमें देखनी होगी, और सेकेंड लॉ की एफिशिएंसी कितनी है, सेकेंड लॉ की एफिशिएंसी हमें देखनी है। तो ये है हमारा 7th चैप्टर, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 8th चैप्टर। 8th चैप्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बेसिक रहेगा आपका रेफ्रिजरेशन, पावर प्लांट, आईसी इंजन को समझने के लिए। प्योर सब्सटेंस, आईसी इंजन में तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईसी इंजन में इतनी, चलिए देखते हैं। पीवी डायग्राम फॉर अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के लिए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम प्योर सब्सटेंस के लिए, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम प्योर सब्सटेंस के लिए, एचएस डायग्राम यानी कि एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम फॉर अ प्योर सब्सटेंस, क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन ये देखना होगा। चार्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ स्टीम क्वालिटी, स्टीम क्वालिटी की मेजरमेंट। तो यहाँ पर हमारा 8th चैप्टर फिनिश होता है, यहाँ पर 8 चैप्टर हमारे खत्म होते हैं। उसके बाद आता है हमारा 9th चैप्टर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। अब ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहाँ से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ये इस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में। हमें देखना होगा इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट, गैसियस मिक्सचर की हमें निकालनी आनी चाहिए कि अलग अलग गैसेस को आपने मिक्स कर दिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत सी गैसेस आपने ली, उनको मिक्स कर दिया, तो उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, एंथैल्पी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ये हमें आना चाहिए। एंट्रोपी फॉर गैसियस मिक्सचर, एंट्रोपी ऑफ गैसियस मिक्सचर हमें पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे हम एंट्रोपी ऑफ गैसियस मिक्सचर की। गिब्स फंक्शन, ये है हमारा 9th चैप्टर, ये हमारा 9th चैप्टर को कवर करता है। अब देखिए फ्रेंड्स 10th चैप्टर क्या है, 10th चैप्टर दैट इज टीडी रिलेशंस, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। गेट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, गेट में पूछा जाता है ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इसमें हमें मैथमेटिकल थ्योरम देखनी है, मैक्सवेल्स इक्वेशन देखनी है, हमें टीडीएस इक्वेशन देखनी होगी, डिफरेंस इन हीट कैपेसिटीज, रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज, एनर्जी इक्वेशन हमें देखनी है, जूल केल्विन इफेक्ट देखना है, और देखना है हमें क्लोसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। तो यहाँ तक हमारे टोटल 10 चैप्टर कवर हो जाते हैं। ये पूरे के पूरे 10 चैप्टर मैं आपके साथ डिटेल्ड वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी सॉल्यूशन तो हम लोग प्रॉब्लम्स के करेंगे, तो डिटेल वाइज कंसेप्ट वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो आपकी इन चैप्टर्स को करने के बाद मैं आपकी एक लाइव क्लास कंडक्ट करूँगा, उसमें मैं आपके सारे डाउट्स पूछूंगा। जो भी आपको डाउट्स है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई भी डेरिवेशन में, जो भी मैं डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, किसी भी डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैं गेट, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, एसएससी और अदर जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स, उनमें जो थर्मोडायनेमिक्स से जितने क्वेश्चंस हैं उनको कवर करके फिर आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। और ये सब स्क्रीन पर नहीं, बोर्ड पर होगा। अभी मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। अगर मैं बोर्ड पर सिलेबस और क्वेश्चन दोनों कराने लग गया ना, तो एक साल में 2 से 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट ही हो गए, और हमें 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं टेक्निकल के। इंजीनियरिंग मैथ को ऐड कर रहा हूँ मैं उसमें, हमें 12 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो मैं पूरा सब्जेक्ट आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, पीपीटी के थ्रू पूरा सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। और फिर देखिए जो मेन आपका कंसेप्ट, जो फंडा क्लियर होगा ना, वो तो क्वेश्चंस करने पर ही होगा, और वो क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज सिस्टम। नाउ व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ फिक्स्ड मास और रीजन। रीजन की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, रीजन की स्पेलिंग गलत है। रीजन की स्पेलिंग आएगी REGION, ये रीजन की स्पेलिंग होगी, ये रीजन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। तो इट इज़ अ फिक्स्ड मास और रीजन इन स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड। जिस भी पार्ट की आप स्टडी करते हो ना, उसे बेसिकली सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक गरम गरम चाय का कप आपने कमरे में रखा हुआ है, अगर आप उस चाय के कप की स्टडी करने लग जाओ कि इस चाय का टेम्परेचर कितना है, इस पर प्रेशर कितना लग रहा है, वट एवर इसकी वॉल्यूम कितनी है, ये सारी अगर आप स्टडी करने लग जाओ तो ये आपका सिस्टम कहलाएगा। बेसिकली स्पेस के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन आपने उठा लिया और उस रीजन के अंदर आप स्टडी करने लग जाओ,
एक फिक्स्ड मास की, उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम के अलावा अब स्पेस है, स्पेस बहुत बड़ा है, आप एक पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी कर रहे हो, उस पार्ट के अलावा जो कुछ भी होगा वो सब आपका सराउंडिंग कहलाएगा। ध्यान रखिए, जिस पार्ट की आप स्टडी कर रहे हो उतना पार्ट सिस्टम कहलाएगा, और जिस पार्ट की आप स्टडी नहीं कर रहे, सिस्टम के अलावा जो कुछ भी पार्ट है वो आपका सराउंडिंग कहलाएगा। चाय के कप का एग्जाम्पल दिया मैंने, आपका एक गरम गरम चाय का कप रखा हुआ है, उसमें से हीट निकल रही है, अब आप वो हीट रूम में रखी हुई है, तो उस चाय के कप को छोड़कर बाकी जो जितना भी कुछ होगा वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सराउंडिंग कहलाएगा, उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो सराउंडिंग इज एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। जो पार्ट आप स्टडी नहीं कर रहे, स्पेस का वो पार्ट जिसकी आप स्टडी नहीं कर रहे, उसे हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। ठीक, चलिए बाउंड्री क्या होती है। अब बाउंड्री देखिए, इट इज़ अ रियल और इमेजिनरी सरफेस। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करे, एक दायरा कि एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर दायरा आपने चूज कर लिया कि इतने पार्ट की मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री क्या होगी, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे कि यहाँ तक का मेरा पार्ट, जैसे मैं बात करूँ ये गरम गरम चाय का कप है, ये मेरा चाय यहाँ तक है, इतने पार्ट की मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसके बाहर सराउंडिंग है और ये मेरा सिस्टम है, तो ये एक बाउंड्री से सेपरेट होंगे। सिस्टम और सराउंडिंग किससे सेपरेट होंगे, बाउंड्री से। तो बाउंड्री होती क्या है, बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री रियल और इमेजिनरी ये क्या करती है, सेपरेट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से। यहाँ पर देखिए, टर्म से समझते हैं, ये आपका सिस्टम है, कोई भी एक स्पेस हो गया, ये सारा का सारा आपका स्पेस था, ये स्पेस था, आप इस पार्ट की, इतने पार्ट की आप स्टडी कर रहे हो, तो ये आपका सिस्टम कहलाएगा। इसके अंदर की आप स्टडी कर रहे हो, इस सिस्टम कहलाएगा, इसके बाहर जो कुछ भी होगा वो सराउंडिंग, और ये सिस्टम जो सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है, दैट इज योर बाउंड्री, उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री की जो थिकनेस होती है वो जनरली 0 कंसीडर की जाती है। ध्यान रखिएगा, बाउंड्री की थिकनेस 0 कंसीडर की जाती है। बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी, ये बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, फिक्स बाउंड्री, और ये बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है, जो हम लोग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में देखेंगे कि जब पिस्टन पर फोर्स लगता है, अगर गैसेस का फोर्स लगेगा तो पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, तो जब पिस्टन पर अंदर की तरफ अगर फोर्स लगना शुरू हो जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस का फोर्स लगना शुरू हो जाए, प्रेशर लगे, तो पिस्टन अंदर की तरफ आएगा। तो बाउंड्री जो है वो मूवेबल भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी फिक्स भी हो सकती है, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती है, देखिए अब यहां पर देखिए रियल बाउंड्री के कंसेप्ट को समझिए। यहां पर देखिए, ये आपका एक सिलेंडर हो गया, ये हो गया सिलेंडर, और ये अंदर हो गया पिस्टन, ये हो गई पिस्टन की रोड, इसके अंदर गैसेस भरी हुई है, गैसेस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, तो ये सिलेंडर, ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री खुद देखिए, ये रियल बाउंड्री है। रियल बाउंड्री मतलब आप इस बाउंड्री को देख सकते हो, ये आपको दिखेगी कि आप सिलेंडर की ये बाउंड्री हो गई। ठीक, रियल सरफेस, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स, इस सिलेंडर के अंदर कोई वाल नहीं है, मतलब इसके अंदर मटेरियल ना तो आ सकता है ना कहीं से जा सकता है, इसके अंदर मटेरियल आ नहीं सकता, ये बिना वॉल्स का सिलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर पहले से ही गैस फिक्स की हुई है, पहले से ही गैस हमने भर रखी है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, इमेजिनरी बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, ये एक पाइप है, ये आप एक पाइप अज्यूम कर सकते हो, पाइप फील्ड विद गैस, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इस पाइप के अंदर गैस भरी हुई है, तो ये वाला जो सरफेस होगा ये कैसा होगा, ये तो आप देख सकते हो रियल सरफेस होगा। और ये यहाँ से, ये पाइप ओपन है, ये यहाँ से फ्लूइड अंदर आ रहा है, यहाँ से फ्लूइड आ रहा है और यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, तो ये आपका इमेजिनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है, इमेजिनरी। आपने इमेजिन कर लिया कि मैं तो इतने पार्ट की स्टडी कर रहा हूँ, अब यहाँ पर कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, तो आपने अपनी तरफ से इमेजिनरी बाउंड्री अज्यूम कर ली कि मेरा सिस्टम यहाँ तक है, इसके बाहर मेरा सब कुछ, ये क्या कहलाएगा, ये मेरा सराउंडिंग कहलाएगा, दैट इज सराउंडिंग। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अब क्या टर्म्स आती है हमारे सामने। अब देखिए फ्रेंड्स, आता है टाइप ऑफ सिस्टम। हमने देखा सिस्टम क्या होता है, जिस भी पार्ट की आप स्टडी करते हो ना, एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, एक पर्टिकुलर रीजन की आप स्टडी करते हो ना, उससे आप लोग क्या कहते हो, उसे आप लोग बोलते हो सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है, 3 कैटेगरी में हमने इसे डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में। एक होता है मेरे पास क्लोज सिस्टम, नंबर 2 मेरे पास आता है ओपन सिस्टम, एंड नंबर 3 मेरे पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं मेरे पास। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसको डिटेल में देखते हैं। बहुत ज़रूरी है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं सबसे पहले क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम कैसा होता है, देयर इज नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री।
सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा। सिस्टम से ना तो सराउंडिंग में कोई मास जाएगा और ना ही सराउंडिंग से कोई सिस्टम में मास जाएगा। कोई मटेरियल बाहर ना आ सकता है ना जा सकता है। गैसेज है, गैसेज ना बाहर आ सकती है ना बाहर ना अंदर जा सकती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, देयर में बी एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पर देखिए, देयर में बी एनर्जी ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। लेकिन एनर्जी आ जा सकती है, एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो सकती है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है, ठीक है। जैसे वो चाय का कप है ना, चाय के कप से क्या हो रहा है, चाय के कप से आपकी हीट जा रही है, चाय के कप से आपकी हीट जा रही है सराउंडिंग में, और सराउंडिंग में जा रही है तो एनर्जी का ट्रांसफर हो पा रहा है। तो इसी तरह क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा लेकिन मास का नहीं होगा। आपने गरम गरम चाय का कप रखा हुआ है, उसमें से स्टीम निकल के बाहर जा रही है, स्टीम भी जा रही होती है, अगर उसके अंदर से जो हीट निकल रही है, स्टीम निकल रही है, बेसिकली थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी कम हो रही है, तो यहाँ पर मास का ट्रांसफर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्लोज सिस्टम नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स। यहाँ पर देखिए, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स, मतलब पिस्टन सिलेंडर जो अभी पीछे एग्जांपल देखा है आपने, वाल लगाई नहीं हुई, मतलब उसके अंदर पहले से जो मास है ना वो बाहर आ सकता है ना अंदर जा सकता है कोई सराउंडिंग से, ठीक। तो ये देखिए कैसे होगा, ये सिस्टम है आपका, ये बाउंड्री हो गई, एक सिस्टम, ये बाउंड्री, और ये होगी सराउंडिंग। अब कोई भी मास का ट्रांसफर ना तो अंदर आ सकता है ना कोई जा सकता है, कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है, ठीक। सिस्टम के अंदर जा भी सकती है और सिस्टम से बाहर भी आ सकती है। तो ये होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखनी है आपको, क्या है, मास का ट्रांसफर होगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। और एनर्जी का ट्रांसफर भी बेसिकली 3 तरीके से होता है। एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है मास ट्रांसफर के थ्रू, वर्क ट्रांसफर के थ्रू और हीट ट्रांसफर के थ्रू। अब मास ट्रांसफर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो बेसिकली वर्क का इंटरेक्शन होगा आपका और हीट का इंटरेक्शन होगा, ये हम लोग देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर में, ठीक। चलिए देखिए, ये था हमारा क्लोज सिस्टम। अब बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम क्या होगा, बोथ एनर्जी का ट्रांसफर और मास ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस। एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, मास का भी ट्रांसफर होगा। ध्यान रखिए, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपकी एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, आपका मास भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्स, अभी जो एग्जांपल लिया था ना आपने, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्स, उसमें आपका मास का ट्रांसफर तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्स कर दी जाए, मतलब वॉल लगी हुई है तो मटेरियल अंदर आ भी सकता है, मटेरियल बाहर जा भी सकता है, तो वो ऐसा सिस्टम हमारा ओपन सिस्टम कहलाएगा। ये है हमारा सिस्टम, ये है मेरी सराउंडिंग जो सिस्टम को सेपरेट करे, ठीक। मास का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, मतलब मास अंदर आ सकता है सिस्टम के और सिस्टम से बाहर जा सकता है। एनर्जी सिस्टम के अंदर आ सकती है, एनर्जी सिस्टम से बाहर जा सकती है। तो ये होगा मेरा ओपन सिस्टम। ध्यान रखिए, क्लोज सिस्टम में क्या बताया, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ओपन सिस्टम में क्या बताया, मास का ट्रांसफर भी होगा, एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। तो ये है बेसिकली आपका ओपन सिस्टम। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। अब आता है मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इज नो मास ट्रांसफर एंड नो एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना तो मास का कोई ट्रांसफर होने वाला है, ना ही कोई एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जाम्पल हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, एक आपका सिस्टम है, एक आपका सराउंडिंग है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसे कहते हैं यूनिवर्स, इसे कहते हैं यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका कहलाता है यूनिवर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एक यूनिवर्स ले लिया आप, सिस्टम भी उसके अंदर आ गया, सराउंडिंग भी उसके अंदर आ गया, तो मटेरियल कहाँ जाएगा, यूनिवर्स से बाहर कुछ है ही नहीं, तो मटेरियल ना तो आ सकता है ना जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं। तो ऐसा सिस्टम ना एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है ना मास का ट्रांसफर होने वाला है, तो ऐसा सिस्टम आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, ठीक। नो मास ट्रांसफर, कोई मास का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, ये आपका सिस्टम, ये आपका सराउंडिंग, ठीक। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कौन करता है, दैट इज बाउंड्री, ठीक। तो 3 सिस्टम पढ़े, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मैंने क्या बताया, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ओपन सिस्टम में दोनों ट्रांसफर, मास भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। और जो तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड, इसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कोई भी अगर डाउट है फ्रेंड्स, कंसेप्ट में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट का आंसर क्लियर कर दूंगा।
आपको आंसर मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स में आपका आंसर कर दूंगा। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मेंशन करना। और मैं इसके बाद क्या कराऊंगा आपको, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, एसएससी जेई और डीएमआरसी जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, इन सब के क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा डिटेल वाइज। टीडी को पढ़ने के बाद पूरा डिटेल वाइज सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा और वो बोर्ड पर कराऊंगा, ताकि आपका फंडा बिल्कुल A to Z क्लियर हो। और मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां क्या हैं जो एग्जाम के अंदर बच्चे करते हैं। अभी आप सुन रहे हो, आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलेगी, आप सब्जेक्ट समझते जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप गलतियां करोगे एग्जाम के अंदर जाकर। और फाइनल सिलेक्शन आपका मैटर करता है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो। यहाँ पर आप कितना अच्छे से समझते हो उससे कोई मैटर नहीं करता, एग्जाम में सिलेक्शन से वो मैटर नहीं करता कि आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। एग्जाम में सिलेक्शन से मैटर, सिलेक्शन किस चीज़ पे मैटर करता है, आपका सिलेक्शन मैटर करता है कि आप एग्जाम में परफॉर्म क्या करते हो, कैसे परफॉर्म करते हो। आपको वो गलतियां नहीं करनी जो बाकी स्टूडेंट्स करेंगे, जिनकी वजह से वो रिजेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वो गलतियां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको रियल लाइफ, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। तो क्वेश्चंस के साथ वो आपका होगा। अभी सब्जेक्ट को, कंसेप्ट्स को पढ़ते रहिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊं तो आपको इजीली हर चीज़ आसानी से समझ में आती जाए। चलिए फ्रेंड्स, आइसोलेटेड सिस्टम हमने देख लिया। अब देखिए, ये मैंने पूरा एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, ये एक पूरा चार्ट, ये सिस्टम है, मास का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र। अगर सिस्टम होगा क्लोज तो इसके अंदर से किसी भी तरह का कोई मास ट्रांसफ़र नहीं होने वाला, किसी भी तरह का मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्स, विदाउट मतलब वाल्स नहीं लगी हुई। हीट का इंटरेक्शन हो सकता है, अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अंदर टेम्परेचर कम होगा, तो हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक, अगर पिस्टन मूव करता है, पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट आती है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व में अगर पिस्टन जो है वो मूव करना लग जाए तो आपका वर्क होगा, बिल्कुल वर्क का इंटरेक्शन होगा, तो एनर्जी का इंटरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिस्टम से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास का ट्रांसफर ना एनर्जी का ट्रांसफर। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको आइसोलेटेड सिस्टम का, वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। जो आपकी थर्मस होती है ना, थर्मस, देखिए जो थर्मस होती है वो पूरी तरह से आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। आप थर्मस में चाय रखते हो, जो मिल्टन की आती है या और भी तरह की आती है, थर्मस में आपने पानी रखा, ठंडा पानी रखा, या फिर आप उसमें चाय रखते हो, तो क्या होता है कि 24 आवर्स के बाद, 30 आवर्स के बाद जो है उसका टेम्परेचर कम हो ही जाता है, टेम्परेचर में चेंजेस आ ही जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर हो गया है, हीट का ट्रांसफर हो चुका है। तो अगर वो वेल इंसुलेटेड होगा, वेल इंसुलेटेड कि हीट का ट्रांसफर होने ही नहीं देगा, और मास का ट्रांसफर वैसे ही नहीं हो रहा, थर्मस फ्लास्क से कुछ जा थोड़ी रहा है, तो वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, वेल इंसुलेटेड। ध्यान रखिएगा, वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कहता है? क्लोज सिस्टम इज वन। क्लोज सिस्टम कौन सा होता है? सिंपल सी बात है, क्लोज सिस्टम वो होगा जिसमें आपका मास का ट्रांसफर नहीं होगा, आपका एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी इंटरेक्शन पॉसिबल, मास इंटरेक्शन नॉट पॉसिबल। तो कहता है कि मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, थ्रू एनर्जी मे डू सो। एनर्जी कर सकती है, मास नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 3 ऑप्शन बाकी चेक कर लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। मास क्रॉसेज द बाउंड्री बट द एनर्जी, ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं कि मास क्रॉस कर जाए लेकिन एनर्जी ना करे। तो 2 आपका क्या हो गया? 2 आपका गलत हो गया, 2 आपका हो ही नहीं सकता। नाइदर मास नोर एनर्जी क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ना मास करेगा ना एनर्जी करेगी, ये तो आपका आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, आइसोलेटेड। तो 3 भी गलत हो गया। बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेज द बाउंड्री, ये क्या है? ये आपका ओपन सिस्टम है, दिस इज योर ओपन सिस्टम। तो यहां पर ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 1 होगा, जिसमें आपका मास भी क्रॉस नहीं करेगा, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एनर्जी कर सकती है। ठीक, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर से पूछा गया, देखिए अब ये 2010 में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम बहुत से क्वेश्चन रिपीट करती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या कहता है? क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैनिफेस्ट। क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? बेसिकली वो ये पूछ रहा है, फिर अभी पढ़ा है, मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। तो मैटर इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री बट एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। फिर से बिल्कुल, मैटर को अलो नहीं किया जाता कि वो बाउंड्री को क्रॉस करे, एनर्जी कर सकती है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 इसका राइट होगा। अब देखिए सेकंड क्या कहता है? देयर इज ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी एनर्जी का भी। ये तो भाई ओपन सिस्टम है,
साफ सीधी बात है, मास भी और एनर्जी भी ओपन सिस्टम। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ मास बट नो हीट एंड वर्क एनर्जी आर ट्रांसफर। ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं हमारे पास कि मास का ट्रांसफर हो जाए लेकिन हीट का और वर्क का ट्रांसफर हो ही ना, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है। अगर कोई हायर एजुकेशन में ऐसा सिस्टम हो हम कह नहीं सकते, लेकिन अब अभी तक हमें पढ़ा नहीं है, तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं हमारे सिलेबस में जिसमें आपका मास का ट्रांसफर तो हो पर एनर्जी का ट्रांसफर ना हो। ठीक, देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी एब्सोल्युटली मतलब कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो मतलब आइसोलेटेड सिस्टम बन गया ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका वन आंसर सही रहेगा। मैं बाकी की ऑप्शन आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अंदर से आती है, हमारा सब्जेक्ट पे स्ट्रोंग होता है हमारा सब्जेक्ट ले, और एग्जाम में जाकर हम सीधा ऑप्शन ऑप्शन देखते ही क्लिक कर देते हैं, बाकी ऑप्शन पर नज़र डालते ही नहीं। कई बार क्या होता है कोई ऑप्शन ठीक होता है, ए ऑप्शन ठीक है, लेकिन क्या होता है बी ऑप्शन जो है उस ए के कंपैरिजन में ज़्यादा ठीक होता है, वो ज़्यादा करेक्ट होता है, तो हमें बी को सेलेक्ट करना होता है। एग्जाम के अंदर आपको सही ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो आपको गिवन है उनमें जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो सबसे ज़्यादा सही है, उस पर आपको क्लिक करना है। कई बार क्या होता है कि 2 आंसर सही हो रहे होते हैं, 2 आंसर, लेकिन कौन से को प्रायोरिटी दी जाए ये भी चेक करना होता है। तो इसलिए मैं आपके साथ ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस कर रहा हूँ। टाइम बचाने के चक्कर में बाकी ऑप्शन को देखना मत भूल जाना, कई बार बच्चे इसी वजह से नेगेटिव मार्क्स गेन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब ये क्या कहता है, आइस कैप्ड इन अ वैन इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। आइस कैप्ड, एक सेकेंड फ्रेंड्स यहां पर, हाँ जी, आइस कैप्ड इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम। आइस रखी हुई है अपने थर्मोफ्लास्क के अंदर, एक इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, वेल इंसुलेटेड, ये किसका एग्जांपल है? अभी मैंने बताया ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए, इंसुलेटेड वेल इंसुलेटेड है, एनर्जी का ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा थर्मस के अंदर से, थर्मस से कोई ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो क्लोज सिस्टम नहीं होगा। ओपन सिस्टम में दोनों का ट्रांसफर होना चाहिए, थर्मस से आपका कोई सा भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक, नॉन फ्लो एडियाबैटिक सिस्टम, अब ये कौन सा सिस्टम है? नॉन फ्लो, नॉन फ्लो एक क्लोज सिस्टम होता है, नॉन फ्लो क्लोज सिस्टम को ही नॉन फ्लो कहा जाता है। देखिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में एक ही वर्ड के बहुत से अलग अलग एनालॉजी आपको मिल जाते हैं, जैसे क्लोज सिस्टम को नॉन फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्लोज सिस्टम की जगह नॉन फ्लो सिस्टम आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्लोज सिस्टम को ही कहते हैं नॉन फ्लो सिस्टम। ओपन सिस्टम को फ्लो सिस्टम बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, टर्मिनोलॉजी से डरिएगा मत। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आपको बहुत सी टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी जो आपने सुनी नहीं है, एग्जाम में बहुत से आ जाएंगे लेकिन उनसे क्वेश्चन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तब भी न्यूमेरिकल्स को, अपने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाओगे, उनसे डरना नहीं है। नॉन फ्लो एडियाबैटिक मतलब क्लोज सिस्टम और एडियाबैटिक, क्लोज सिस्टम हो जाए और हीट का ट्रांसफर ना हो, क्लोज सिस्टम और हीट का ट्रांसफर। अब यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि जो फोर्थ है इसका, ये फोर्थ भी तो बन सकता है कि हमने जो पढ़ा है आइसोलेटेड सिस्टम, वो क्या होता है जिसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा, जिसमें मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम उसे हम कहेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन भी तो यहाँ पर यही कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर? नॉन फ्लो एडियाबैटिक सिस्टम। देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? नॉन फ्लो एडियाबैटिक सिस्टम। नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम हो गया, और क्लोज सिस्टम एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब हीट का ट्रांसफर ना हो, क्लोज सिस्टम हीट का ट्रांसफर ना हो। तो क्या ये आइसोलेटेड नहीं बन गया? जी नहीं, ये आइसोलेटेड नहीं बना, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक का मतलब तो ये होगा कि हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। एडियाबैटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें से हीट का कोई ट्रांसफर ना हो, लेकिन वर्क का ट्रांसफर तो हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ नॉन फ्लो एडियाबैटिक सिस्टम की बात की गई है, ये नहीं कहा कि ये क्लोज सिस्टम है और एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा, उसने ये नहीं बोला। तो यहाँ पर 2 आंसर होगा, 2। ओके फ्रेंड्स, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन जरूर कर देना जो भी आपके डाउट आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम होगा? आइसोलेटेड सिस्टम होगा। इंसुलेटेड का मतलब क्या है? कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, Q इज इक्वल टू 0। इंसुलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम भी कहा जाता है जिसके अंदर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता। चलिए अब देखिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज। सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी भी सिस्टम की? जैसे अगर मैं किसी इंसान के बारे में बात करूं, किसी भी इंसान की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये इंसान सच बोलता है, ये इंसान झूठ बोलता है, ये इंसान ईमानदार है, ये बेईमान है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इनके बेसिस पर आप 2 बंदों को कंपैरिजन कर सकते हो, 2 बंदों का, कि ये इंसान हाइट में लंबा है, ये इंसान हाइट में छोटा है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब क्या हो रही है? उसको आप क्या कर रहे हो? 2 इंसानों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हो,
ठीक, उनकी प्रॉपर्टीज से। तो सिस्टम की भी प्रॉपर्टीज होती है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है जिनसे आप दो सिस्टम को कंपेयर करते हो। अब प्रॉपर्टीज होती क्या, देखिए, एवरी सिस्टम हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन में बी डिस्क्राइब दैट वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये कह रहा है हर सिस्टम की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिजिकल कंडीशंस होती है, फिजिकल कंडीशन जैसे कि वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। इनके बेसिस पर आप दो सिस्टम को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। जैसे कि मैं बात करूँ कि मेरे पास एक ए सिस्टम है, एक मेरे पास ये ए सिस्टम है, एक मेरे पास ये बी सिस्टम है। मैं कहता हूँ कि ए सिस्टम का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, बी सिस्टम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। मैंने कंपेयर कर दिया, किसके बेसिस पर, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो प्रॉपर्टीज़ का काम क्या है, दो अलग अलग सिस्टम, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को उनको कंपेयर करना कि एक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम क्या है। मैं कहता हूँ इस सिस्टम की वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, इस सिस्टम ने 2 मीटर क्यूब की वॉल्यूम ले रखी है, इस सिस्टम की वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है। दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। देखिए, सच करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, दो तरह की होती है। प्रॉपर्टीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है मेरे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ये टर्म्स ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। चलिए, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, इंटेंसिव, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास इन द सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती। सिस्टम का मास कितना है, सिस्टम में 10 kg का मास है, सिस्टम में 20 kg का मास है, सिस्टम में 70 kg का मास है, कितना भी मास हो वो उस पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव कैसे होती है, देखिए, जो टेम्परेचर होता है हमारे पास, टेम्परेचर वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स होता है। टेम्परेचर की कोई भी डेफिनेशन पूछे, टेम्परेचर होता क्या है, एक सिस्टम के अंदर जो मोलिक्यूल्स होंगे, एक सिस्टम के अंदर ये मोलिक्यूल्स है, इन मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, किस काइनेटिक, ट्रांसलेशन, देखिए काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की होती है, एक ट्रांसलेशन जो ऐसे मूव होता है, और एक रोटेशनल जो इस तरीके से, जैसे आपका पंखा मूव कर रहा है तो पंखे के पास आपकी रोटेशनल एनर्जी है, वो रोटेट कर रहा है, वो आगे पीछे नहीं जा रहा, रोटेशनल एनर्जी है उसके पास। ठीक, तो टेम्परेचर के लिए आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी की, मोलिक्यूल्स आगे पीछे जा रहे हैं। अब एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो उसका एवरेज लिया जाता है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स इज नोन एज टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की है, ये माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेचर की डेफिनेशन है। माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मैंने बताया, डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली अप्रोच होती है किसी भी सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने की अप्रोच होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड होता है, इसके लिए मास मैटर नहीं करता। डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम, अगर आपका मास में चेंजेस होगा ना फ्रेंड्स, मास में चेंजेस होगा तो वॉल्यूम में भी चेंजेस होगा, और वो बराबर होता है, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। मास बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, मास कम करोगे वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा कभी नहीं होता कि एक मटेरियल 10 ग्राम का है और वही सेम मटेरियल 2 ग्राम का है। 10 ग्राम की कॉपर ले लो आप और चाहे 2 ग्राम की कॉपर ले लो, डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, डेंसिटी अलग अलग नहीं होने वाली। वेलोसिटी भी आपकी मास पर डिपेंड नहीं कर रही। आप अगर सोचो कि मैं मास को कम करता हूं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी को बढ़ाता हूं मास कम हो जाएगा, वो आपको टर्मिनोलॉजी नहीं कंसीडर करनी। यहाँ पर वेलोसिटी आपकी किसी सिस्टम की मास पर डिपेंड नहीं करती, एवरेज हम लोग लेकर चल रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एवरेज लेकर हम चल रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दे आर डिपेंडेंट ऑफ मास इन द सिस्टम। ये मास पर डिपेंड करती है कि सिस्टम का मास कितना है। एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब टर्म्स हम देखेंगे। एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वॉल्यूम, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए, वॉल्यूम, अगर मास ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करती है, सिस्टम के मास पर। एनर्जी, सिस्टम का मास ज़्यादा होगा तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv का स्क्वायर। मास ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। एंट्रोपी की बात करूँ, एंट्रोपी भी मास पर डिपेंड करती है, क्योंकि एंट्रोपी जब हम पढ़ेंगे ना, एस दैट इज डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी फॉर रिवर्सिबल सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे। तो हीट किस पर डिपेंड करती है, देखिए, हीट, मास ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी। हीट बेसिकली क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक, तो मास ज़्यादा होगा तो आपका एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए,
एंथैल्पी, एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपके ये चारों एग्जांपल ध्यान रखने हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सी टर्म हमारे पास आती है। अब फिर से देखिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, चार ऑप्शन ये नहीं पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ए ऑप्शन दे दिया चारों 1 2 3 4, बी ऑप्शन दे दिया 2 4, सी ऑप्शन दे दिया 2 एंड 3, डी ऑप्शन दे दिया 3 एंड 4। तो ये डी ऑप्शन उसने दे दिया। अब यहाँ पर मुझे बताना है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है इसमें से। अब देखिए टेम्परेचर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया कि ये एवरेज होता है और एवरेज मास को कम ज़्यादा करो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे, विस्कोसिटी इज बेसिकली फ्रिक्शन। जैसे सॉलिड के केस में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं ना, लिक्विड के लिए हम लोग, गैसेस के लिए, फ्लूइड के लिए हम लोग फ्रिक्शन के जगह जो टेक्निकल नेम पढ़ते हैं विस्कोसिटी पढ़ते हैं। विस्कोसिटी बेसिकली रेसिस्टेंस होती है फ्लो में, कितना रेसिस्टेंस आ रहा है फ्लो में। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये मास को कम ज़्यादा करने से चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर पानी की जितनी विस्कोसिटी होगी, चाहे वो आप 1 लीटर लो चाहे 10 लीटर लो, उसकी विस्कोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज नहीं होती। इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल इंटरनल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, मास ज़्यादा होगा इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, मास कम होगा इंटरनल एनर्जी कम होगी। एंट्रोपी, एंट्रोपी मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो 3 एंड 4 आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, 3 एंड 4। ए ऑप्शन चारों दे रखे हैं गलत, बी ऑप्शन में 2 एंड 4 दे रखा है गलत, सी ऑप्शन में 2 एंड 3 दे रखा है गलत, डी ऑप्शन में 3 एंड 4, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है टाउ क्या होता है। देखिए ये हम लोग विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। टाउ शियर स्ट्रेस, म्यू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। टाउ होता है आपका शियर स्ट्रेस, म्यू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी जो कि आपकी मास पर डिपेंड नहीं करती। प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, प्रेशर किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट होता है। तो ये भी आपका मास पर डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखिएगा। डी एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। क्यू क्या होता है, हीट एनर्जी। यहाँ पर ये एंट्रोपी का फॉर्मूला डी एस इजिकल टू डी क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल सिस्टम के लिए लिखा है मैंने। चेंज इन एंट्रोपी, डी एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू क्यों लगा रखा है, क्योंकि जो आपका हीट होता है वो पाथ फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा क्यू लगा हुआ है। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे भी। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी उसने दे दी, एंट्रोपी दे दी, थर्मल कंडक्टिविटी दे दी, प्रेशर दे दिया और पूछ रहा इंटेंसिव क्या है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो भाई मास पर डिपेंड करती है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी का स्क्वायर। मास ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकता। एंट्रोपी, एंट्रोपी मास पर डिपेंड करती है, हमने देख लिया। थर्मल कंडक्टिविटी के से दिखाते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान रखिएगा, वोट पर मीटर पर केल्विन। हीट एंड मास ट्रांसफर में और अच्छे से हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक। HMT में और अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। और ये भी किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, उसको कम ज़्यादा करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और ये भी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, पहले ऑप्शन में कह रहा है 1 2 3, 1 तो हो नहीं सकता तो आपका ए कट गया, ठीक। इंटेंसिव बताना है 2 एंड 4, 2 में एंट्रोपी आ गई तो आपका बी भी नहीं हो सकता, बी भी आपका कट गया। सी ऑप्शन में कह रहा है 3rd एंड 4th, 3rd एंड 4th बिल्कुल सही है, 3rd एंड 4th बिल्कुल सही है। डी में कह रहा है 1 2 3 4, चारों नहीं है। तो यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी थर्मल कंडक्टिविटी और प्रेशर, बस यही आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।